नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कोरोना की दूसरी लहर में इंदौर शहर ने प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रकोप झेला। शहर में रोजाना 4 अंकों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या रही थी। सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा भी इंदौर शहर में था। बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, इलाज के लिए भटकते लोग, ये मंजर हर रोज दिखता था। लेकिन इस दौरान कुछ अस्पतालों ने नाजायज फायदा भी उठाया। हालांकि शिकायतों के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन लूट का शिकार हुए मरीजों और परिजनों को न्याय नहीं मिला। इसी पर खास कार्यक्रम देखिए सीधे इंदौर से लाइव मेरे सहयोगी अतियाब शेख के साथ। आज इंदौर लाइव के अंदर हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके साथ में हैं, जो मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की मार झेल रहा इंदौर शहर एक और मार झेल रहा था। वो मार थी प्राइवेट अस्पतालों की लूट की। उस दौरान जिस तरह के हालात बने थे कि आज इंदौर शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल परिवार संघ बनाना पड़ा, जो पीड़ित संघ है वो बनाना पड़ा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हालात इस तरह के क्यों बने? कार्रवाइयां कई सारे अस्पतालों के ऊपर की गई, कार्रवाइयां कई बार हम लोगों ने खबरों के अंदर फ्लैश करके दिखाई, लेकिन क्या आज हालात कुछ बदले हैं या ये हालात इसी तरह की चलेगी? तो सबसे जरूरी ये है कि थर्ड वेव भी आने की आशंका है। क्या उस वक्त तक चीजें सुधरेगी? मेरे साथ एक खास पैनल आज जुड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा जीतू कुशवाहा जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि इंदौर हॉस्पिटल परिवार पीड़ित संघ, एक सवाल में है। दूसरा डॉक्टर ए के द्विवेदी हैं, जो कि आयुष डॉक्टर हैं, साथ ही साथ रिसर्च डॉक्टर हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं। नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल जीतू कुशवाहा जी मैं आप ही से करना चाहूंगा, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हॉस्पिटल पीड़ित संघ बनाना पड़ा? क्यों इस तरह के हालात बने? भाई साहब, मैं आपको और सारी इंदौर शहर और पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में पहली लहर जो आई थी उसके अंदर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर घर में रहे थे। कुछ हद तक उनको बचाव हुआ था। बाकी जब दूसरी लहर आई, इसमें देखने में ये आया कि घर में होने के बावजूद भी कई सारे लोग कोरोना के शिकार हो गए। उसके बावजूद ऐसी महामारी आई और इतना हाहाकार मच रहा हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में, जहां से देखो वहां पर चीख पुकार। कोई हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई तो उसको कोई डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं थे। इस प्रकार की भयावह वातावरण जब हमने देखा और यह देखा कि इन पीड़ित परिवारों, पीड़ित मरीजों के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं था। सरकार की जगह अपनी मदद करने के लिए उनका प्रयास चल रहा था। जब जमीनी स्थिति देखी गई कुशवाहा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा तकलीफ क्या हो रही थी? वो उस वक्त की तकलीफ क्या थी? वो दिक्कत क्या थी? क्या हॉस्पिटल से बिल ज्यादा आ रहे थे? क्या हॉस्पिटलों में इलाज नहीं मिल रहा था या बराबर इलाज नहीं दिया जा रहा था? हॉस्पिटल में जो सुविधा थी वो सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी, और जिन हॉस्पिटलों में सुविधा थी उन हॉस्पिटलों में इस प्रकार के अवसर का दुष्प्रयोग कर परिवार को डराकर, परिवार को खौफ में लाकर मरीजों को इतना लाचार बताते थे, मरीजों के ऊपर, परिवार के ऊपर इतना खौफ बताते थे कि ये कोरोना के बचना है तो इतना इतना इसका पैकेज है, ये आपको पे करना पड़ेगा। यानी जीतू भाई आप ये मानते हैं कि लूट मची थी? बिल्कुल मैं मानता हूं। इस कोरोना के आड़ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे, कुछ सेवा के लिए भी अपना कार्य कर रहे थे और कुछ जो पैसे के लालच से इस कोरोना काल में कमाई का धंधा खोल के बैठे थे। इस प्रकार की यहाँ पर इंदौर शहर में हमने देखा है। हम लोगों की मदद के लिए हॉस्पिटल में जाते थे। कोई हॉस्पिटल वाला किसी के पीड़ित परिवार के शव को, जब उसकी डेथ होती है तो उसका शव को वहां पर बंदी बना लिया जाता है कि जब तक आप यहाँ का
जब तक आप यहाँ का तक नहीं पेमेंट दिया जा रहा था इस तरह के हालात है। जीतू भाई मैं आपके पास में वापस आऊंगा, सबसे पहले मैं नवनीत जी के पास में चलता हूँ। नवनीत भाई, आपने बहुत नजदीक के साथ इंदौर शहर के अंदर उन अस्पतालों की हालत देखी। सरकारी अस्पतालों के अंदर कोशिश की जा रही थी, जितनी सुविधाएं थी नहीं थी, लेकिन काम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस वक्त पीक पर थी कोरोना की दूसरी लहर, उस वक्त के हालात ये थे कि हॉस्पिटल मुंह फाड़ के खड़े थे। मैं सबके ऊपर इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई जगह से कई खबरें इस तरह की आई थी। नवनीत भाई, देखिए, इसमें हमें दोनों पक्ष समझने पड़ेंगे। निश्चित रूप से अस्पतालों की व्यवस्था तो हुई है, जीतू भाई बता ही रहे हैं कि जो अस्पतालों में, पर हमको डॉक्टरों के बारे में भी एक बार जरूर देखना पड़ेगा। ये शहर इस महामारी के लिए तैयार नहीं था पूरी तरह से। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी पैमाने पर भर्ती होना पड़ेगा, इतने बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन लगेगी, इतने बड़े पैमाने पर लोग अस्पताल पहुंचेंगे। सबके पास, जिनके पास नॉर्मल स्थिति में इस शहर के अंदर 2,000 के लगभग भी अगर आईसीयू हो, मुझे आंकड़ा नहीं है, डॉक्टर साहब बताएंगे, और 6 से 7 हजार लोग रोज पहुंच रहे थे। ऐसी हालत में अस्पतालों के पास कोई चारा था नहीं। पलंग खाली नहीं होते तो उसके पहले पलंगों के लिए फोन आने लगते। और मैं सोचता हूँ ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसके पास एक दिन में 100 से 150 फोन नहीं आ रहे हैं। तो आप बताइए कि जिला प्रशासन को पलंगों की व्यवस्था के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा कि भाई ये पलंगों की व्यवस्था करवाएंगे। इसका मतलब हालत बहुत खराब थी। पर दूसरी दिक्कत एक और थी कि जिन अस्पतालों में ईमानदारी से काम हो रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि किस अस्पताल में हो रहा और किस में नहीं हो रहा, पर आज आप ये मानते हैं कि इंदौर में अगर अरविंदो अस्पताल 1,000 पलंगों का बन गया था तो आपको कहीं तो राहत थी उसके अंदर कि चलो कुछ लोग भर्ती हो रहे थे वहां पर। 1,000 पलंगों के अस्पताल में 2,500 लोग तो भर्ती नहीं हो सकते। अब डॉक्टरों ने काम बहुत ईमानदारी से किया। मैं बहुत करीब से देख के आया हूँ, मैं आईसीयू में भर्ती रहा हूँ। 18 घंटे मैंने डॉक्टरों को, एक मरीज पे 2 से 2.5 घंटे लग रहे थे, और एक डॉक्टर के पास में कम से कम 12 से 14 मरीज मैंने देखे हैं। डॉक्टर और नर्सेस को सोने को नहीं मिल रहा था, ये मैं देखता था। निश्चित रूप से मुझे लगता था कि यार वाकई मैं पांव छू के आया हूँ नर्स के, जिसके कारण मैं जिंदा लौट के आया। मैंने कहा भी उनसे कि मैं आपके कारण आज जिंदा जा रहा हूँ, मेरे परिवार के कारण नहीं जा रहा हूँ। पर इसके बाद भी इस शहर में अच्छे और बुरे दोनों लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम देखें, तो हम ये मानते हैं कि कई जगहों पर बहुत सारे स्टेबल अस्पतालों में यह काम हुआ होगा कि उनके बिल को लेके। अब आप बताइए, जैसे आप रेमडेसिविर के इंजेक्शनों की हम बात कर रहे हैं, तो कौन अस्पताल रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाने से मना करता? जब अस्पताल को रेमडेसिविर के इंजेक्शन ही नहीं मिल रहे। मैं खुद जो है, मेरी बेटी सवेरे 4 बजे जाकर लाइन में खड़ी हुई, तब जाकर उसको अस्पताल से दुकान से उसको वो मिले। तो आप बताइए ऐसे में और कि उसकी भी सारा कालाबाजारी मामला, चल रही थी वो समय था नवनीत भाई, आपको याद होगा, तब भी कालाबाजारी भी चल रही थी रेमडेसिविर की भी। हाँ, रेमडेसिविर के नहीं, सभी चीजों की कालाबाजारी चल रही थी। अब तो ये हालत ये हो गई थी कि हम यूं अगर हम बात करें तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराने के पैसे लग रहे थे, जिसका कैमरे पे वीडियो भी जारी हो गया था कि इस प्रकार से हुआ। पर मैं ये मानता हूं कि जिन अस्पतालों में कार्रवाई की बात की गई थी, आपके अभी आज जैसे कहा भी कि कार्रवाई, कोई किसी अस्पताल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल कागजी कार्रवाई होने के बाद तो उस समय औपचारिकता पूरी करके तो उस बंद कर बात दिया पे गया। नवनीत भाई आपके पास मैं आऊंगा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि जिन कार्रवाइयों की मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं उनके नामजद तरीके से बताऊंगा कि उन पर कार्रवाई की गई थी, और उसके बाद में आज जैसे स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर द्विवेदी, डॉक्टर को फरिश्ते का रूप कहा जाता है। डॉक्टर्स ने मेहनत करी, नवनीत भाई भी बता रहे थे, जीतू भाई भी इस चीज से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल जो कि इन डॉक्टरों को के जरिए अपनी कमाई करते हैं या अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने इस तरह के हालात कैसे बना दिए थे कि मरीजों के हालात ये हो गए कि वो बेचारे लुट गए, उसके बाद भी उनके परिजनों का शव तक नहीं दिया जा रहा था। नहीं शान भाई, हर तरह से ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं बात करूं, अगर आपने देखा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि आपदा को अवसर बना लीजिए। तो अवसर बनाना क्या था, मुझे लगता है उसका मतलब लोग नहीं समझ पाए। अवसर बनाना मतलब हमको सेवा देने का अवसर बनाना था। इतनी बड़ी बीमारी कई सालों बाद आई थी, जिसमें हम लोगों को सेवा प्रदान कर सकते थे, हम लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकते थे। मैं खुद पिछले साल 2020 के अप्रैल से काम कर रहा हूँ। मैं कोरोना हेल्पलाइन, जो मध्य प्रदेश की कोरोना हेल्पलाइन पे था, उस पे निःशुल्क काम किया था अप्रैल, मई और जून तक 2020 में, पहली लहर में, जब लोगों को ये पता नहीं था कि कोरोना क्या होता था और वो लोग कोरोना हेल्पलाइन पे कॉल करते थे। हम उनको सुविधाएं देते थे, जिसके लिए हमें सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं दिया और हमने मांगा भी नहीं।
तो हमें आपदा को इस तरीके से अवसर बनाना था। कई लोगों को खाना नहीं मिला, कई हमारे समाज सेवी संस्थानों ने उन तक खाना पहुंचाया। अगर आप डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी बीमारी से डरे हुए थे शुरुआत में। तो ऐसे डॉक्टर जो डरे थे वो सेकंड लहर में मरीजों के साथ खड़े भी थे। मतलब वो डरे थे, उनका परिवार भी डरा था, मरीजों को देखना उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन कुछ हर तरह के फील्ड में कुछ लोग होते हैं जो उसका गलत प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं कि उस समय जो आप जिस लहर की बात कर रहे हैं, सेकेंड लहर की, 15 अप्रैल से 15 मई की, उस समय सारे अस्पतालों में स्टाफ की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, बेड की कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी और आवश्यक इंजेक्शनों की कमी थी। तो कुछ लोगों ने चार्ज बढ़ा दिए होंगे। मुझे लगता है केवल जो आवश्यक उनका चार्ज था वही लेना चाहिए था उनको। अगर उससे ज्यादा लिया है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं किया है। जितना, चूंकि चार्जेस बढ़ चुके थे डॉक्टर साहब आपने जी बिल्कुल सही जी कहा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और इस बात से भी जी इत्तेफाक रखता हूँ, इस बात के लिए हैट्स ऑफ टू ऑल द फ्रंट लाइन वॉरियर जिन्होंने वाकई में कोविड के वक्त में खड़े होकर काम किया। लेकिन कुछ अस्पतालों ऐसे के उदाहरण भी रहे। ओवरहेड होंगे। आप ओवरहेड खर्चों को भी मत भूलिए। वो लोग स्टाफ को ज्यादा पैसे दे करके ओवर टाइम करा रहे होंगे, उनको ज्यादा पैसे दिए होंगे। जो कोविड के नॉर्म्स थे उनके पूरे करने के लिए भी उनके खर्चे बढ़े होंगे। और इंजेक्शन सर वही तो सिलेंडर नवनीत भाई बता रहे हैं कि बेचारे डॉक्टर और नर्सेज 18-18 घंटे काम कर रहे थे। हमने ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा जो सुबह से शाम तक लगे रहते थे, सेवा भी कर रहे थे। ठीक है, नौकरी उनकी जहां थी वो नौकरी का कंपनसेशन मिलना जरूरी था, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स भी थे सर जिन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी देने के लिए 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए की फीस कर दी थी। ऐसे भी रहे हैं। इस तरह के खबरें भी सामने आई है। मैं अब मुद्दे के ऊपर आता हूं सर, मैं क्योंकि इस बात को सबसे पहले इस बात को मैं वर्कआउट कराना चाहता हूं। नवनीत भाई ने सवाल पूछा था। नवनीत भाई, हमने देखा था कि एप्पल हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के बाद में लाइसेंस रद्द किया गया। उसके बाद में हमने देखा कि वो हॉस्पिटल दोबारा चालू हो गया। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर इस बात को लेकर शिकायतें की गई थी, शायद जीतू भाई की इस बात के लिए इत्तेफाक करते हैं कि इस तरह की कई शिकायतें थी कि साहब पीपीई किट के नाम के ऊपर 2-2 हजार रुपए लिए गए। जितने पेशेंट थे उनके नाम से लिए जा रहे हैं। उसके अलावा बेड के लिए अलग से पैसे लिए जा रहे हैं। जो बिल आ रहे थे वो लाखों रुपए में आ रहे थे। नवनीत भाई, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? देखो सर, आपने जो जिस अस्पताल का जिक्र किया ना, पहली बात तो मैं मतलब मैं आपको जिस मन से बता रहा हूँ वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है सर, बहुत सारे फहरिस्त थे आपके और मेरे पास। हाँ, मतलब मुझे दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर खुद चला रहे हैं। जहाँ डॉक्टर खुद चला रहे हैं उन अस्पतालों में ये शिकायतें नहीं थी। जहां पर अस्पताल में गलत लोग आके बैठ गए, जैसे अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल को चलाने वाला कौन? एप्पल का संचालक सजा याफ्ता, 1.5 साल जेल रह के आया, 6 महीने जुए के अंदर फिर जेल रह के आया। तो जो आदमी खुद सजा याफ्ता होगा, आप उससे उम्मीद क्या कर रहे हो कि वो अस्पताल, वो तो लूटने की दुकान लेके बैठ गया वहां पे आके ना। उसे उसे इंसानियत से मतलब नहीं है। जैसे में और भी, जैसे हम गोकुलदास अस्पताल की बात करते हैं कि वहां छापा मारा गया और पैसों की कीमत ज्यादा ली जा रही थी। क्या हुआ? उसके 3 दिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ, केवल वापस वो प्रक्रिया चालू हो गई कि भाई ठीक है, आप तो जो भी होगा लो। मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। मेदांता में और बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 लोग भर्ती थे, 12-12 लाख रुपए लिए उनसे इलाज के लिए, कोरोना मरीज। और जब उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हम तो एमवाई में ले जाकर भर्ती कर देंगे, उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए और आपका मरीज ले जाइए। और जब उन्होंने शाम को 1 लाख रुपए दिए तो उन्होंने कहा कल सवेरे अपना मरीज ले जाना। और जब वो शर्मा परिवार अपना मरीज लेने गया सवेरे, रात को उनको 11 बजे फोन कर दिया कि आपका मरीज की हालत बहुत खराब होगी, आप तुरंत आइए। वो भाग के अस्पताल गए, बोले उसकी डेथ हो। तो आप 1-1 महीने तक आप कोरोना का इलाज कर रहे हो जिन अस्पतालों में। ये लूट का जो कारोबार है ना, ये तो निश्चित रूप से हुआ अस्पतालों में, इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर चंद लोगों की लूट के कारण पूरी डॉक्टर कौम बदनाम हो गई है इस चक्कर। नवनीत भाई, मैं आपके पास आता हूँ, जीतू भाई के पास में चलता हूँ। कुशवाहा जी, आपने जिस तरह का एक सामाजिक कार्य करने के लिए खड़े हुए थे, लोगों के साथ में खड़े हुए, उस पर तकलीफ के दौर के अंदर खड़े हुए, मुझे जीतू भाई आप थोड़ा सा डेटा बताइए। आपके पास कितनी शिकायतें आई होंगी, कितनी शिकायतें आपके पास लोग लेकर आते होंगे कि साहब हमारे साथ इस तरह की हालात बन गए हैं? कुशवाहा जी। भाई साहब, हमारे पास रोज की कम से कम 7 से 8 शिकायतें आती थी और हर शिकायत में उनका दर्द यही रहता था कि हम इलाज करा कर बेच कर पूरा सब कुछ पूरा लूट चुके हैं। अब हमें यहाँ हॉस्पिटल से कोई जाने नहीं देता है। कभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है कि भैया मुझे आपका नंबर
व्हाट्सएप पे किसी ने दिया था कि आप मदद कर इनकी कर सकते हैं। तो भैया आप, मेरे पिताजी मर चुके हैं, मेरे माताजी कोरोना में या एडमिट है, आप प्लीज प्लीज, मतलब उसकी दर्द भरी आवाज इतनी थी कि हम खुद उस जगह पर जाके हमारे खुद के आंसू आंखों में से आ गए। इस प्रकार का दर्द हुआ वहां अपने चोइथराम हॉस्पिटल में। एक महिला रोती बिलखती आ रोड चलते लोगों से मदद मांगती है कि मेरे पति को यहाँ पर 12 लाख रुपए लगाने के बावजूद इन लोगों ने उसको बचा नहीं पाए। बचा क्यों नहीं पाए? जब 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन उस महिला ने आपको 6 दिन पहले उपलब्ध कराए थे अपने पति को लगाने के लिए, उसके पति के मृत्यु के बाद बताते हैं कि वो जो इंजेक्शन हमने आपको दिए थे, जो आपने दिए, वो हमने मरीज को लगा दिए। महिला की उनके पति से बात हो गई थी व्हाट्सएप पे, उन्होंने बता दिया था महिला को कि ये जो इंजेक्शन बता रहा है लगाने का, मेरे को एक इंजेक्शन नहीं लगाया है। तो महिला उसमें बिल्कुल अटल थी कि आपने इंजेक्शन लगाया नहीं है, वो इंजेक्शन आप लोगों ने रख लिए। जब हम लोग उनकी मदद के लिए तो हॉस्पिटल जाते हैं, कुशवाहा जी, मैं आपसे इसी लाइन पर ये कहना चाहूंगा सर, मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि मैं सबको एक लाइन में नहीं खड़ा करता, लेकिन जिस तरह की हरकतें हुई है, जिस तरह के हालात बने, वाकई में ये सवाल बहुत लाजमी उठ जाता है कि ये आने वाले वक्त में तो कम से कम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम सरकार को भी यही करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में ये देखने में आया था कि सरकार अपना काम बखूबी करने को तैयार थी, बाकी उनको संभलने और समझने का मौका देर से मिला। जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज की प्राथमिकता देना थी, वो बहुत पहले ही लागू कर देना थी, ताकि इस प्रकार की जो लूट मची थी चारों तरफ, वो लूट एक हद तक थम जाती। जितिन भाई, मैं आपके पास में आऊंगा, मैं डॉक्टर साहब से एक रिएक्शन ले देता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इलाज के अंदर इस तरह की, जैसा कि जीतू भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि साहब इंजेक्शन मंगवा लिया पर इंजेक्शन मरीज को नहीं दिए और हो गया काम, कैसे हो सकता है, कैसे किया? और क्या करते वक्त बिरादरी को इस बात को समझने की कहीं से कहीं तक सेंसिटिविटी रखनी चाहिए थी। क्या इस सबसे महत्वपूर्ण इशू के ऊपर हॉस्पिटल के जो प्रबंधन था वो आंख बंद करके बैठा था, या पूरा खेल वहीं से चालू हो गया था? सान भाई, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट और रुपयों का, खर्चों का कोई आपस में मेल जोल नहीं है। मतलब कोई बहुत ज्यादा पैसा लगा करके भी मर गया और कोई घर में रह करके बिना पैसा खर्च किए भी जिंदा रहा। इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी भीड़ भी जिम्मेदार है। लोगों को लगता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके भी हम हमारी जान बचा सकते हैं। मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ज्यादा पैसा देने का मतलब ये नहीं है कि आप बच जाएंगे। घर पे भी कई लोग बच गए और अस्पताल में भी कई लोग मर गए, जैसा कि आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा और समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखा। जो प्रशासन ने राधा स्वामी में कोविड सेंटर बनाया, मुझे लगता है वो और पहले बनना चाहिए था। प्रशासनिक स्तर पे जो भी कार्रवाई हुई, कार्रवाई में एक समय लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब पीक था, पीक इतना तेजी के साथ ऊपर गया कि जिसमें कोई भी नहीं संभल पाया। न तो अस्पताल के लोग संभल पाए, न मरीज संभल पाए, न प्रशासन के लोग संभल पाए। जितना डिमांड थी बेड की, उतना डिमांड पूरी रातों रात नहीं की जा सकती है। तो उस डिमांड को अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कुछ लोगों ने चार्जेस बढ़ाए होंगे, जबकि उनको वो चार्जेस इसलिए नहीं बढ़ाना था कि लोग उनके पास न जाए या डिमांड कम हो जाए। चार्जेस बढ़ा करके हम डिमांड को कम नहीं कर सकते हैं। उस समय तो व्यक्ति डरा हुआ था, वो घर बेच के, गहने बेच करके भी इलाज कराने को और जिंदगी बचाने को तैयार था, और लोगों ने वो किया भी। भले ही उनकी जान चली गई, लेकिन लोगों को मैं ये बिल्कुल क्लियर समझाना चाहता हूं कि पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन को बचा सकते हैं। स्वास्थ्य एक अलग ही क्षेत्र है, हमको उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। स्वास्थ्य कोई खरीदने की चीज नहीं है। हम हमारी खुशी को, हमारी सुख चैन को खरीद नहीं सकते। करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम हमारे स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते। उसको बनाए रखने में जो चीजें आवश्यक है उसको करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, डर मैंने इतना आपकी बात बिल्कुल समझी जी। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात समझी, लेकिन इसी में एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी कि जहां डॉक्टर बिरादरी पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को खतरे में डालकर मरीजों जी का इलाज करने के लिए तैयार थी, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर भी हो,
लेकिन जहां इस तरह की जब गड़बड़ें होती हैं, मेरा सवाल वही था, ये कब रुकेगी, कैसे रुकेगी? ये केवल रमनीत भाई के केवल पास भी जाऊंगा समझदारी इसी बात। समझदारी दिखाना पड़ेगा। हर वर्ग को इसमें आगे आना पड़ेगा, मिल करके एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जब इस तरीके की कोई महामारी आए उसमें हम अपने जो चार्जेस हैं उसको नियंत्रित रखें, सो दैट कि हम जन सामान्य को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सकें, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। जो चिकित्सक का मूल भावना है वो है सेवा, लेकिन खर्चे उसके लगते हैं, उससे मैं मतलब नकारा नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। तो जो खर्चे लगते हैं उतने खर्चे आप उस मरीज से लीजिए। जैसे आप बता रहे हैं कि एक ही पीपी किट के चार्जेस बिल कई लोगों में लगा दिए गए, और पीपी किट जो कि 2-2 हजार रुपए आप बताए कि 2-2 हजार रुपए की आती थी, बाद में जी, वो कुशवाहा साहब को भी पीपी पता है सर, उन्होंने कई सारे डेटा सामने रखे हैं, मैं हालांकि उसी कुछ पे कह आऊंगा, रहा था कि लेकिन पीपीई किट के जी जी चार्जेस सर। काफी कम हो गए थे बाद में। तो जब पीपीई किट के चार्जेस कम हो गए थे तो कम ही लगाया जाना चाहिए था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस बेशक समय चार्जेस ज्यादा थे उस समय आप ज्यादा लगा लेते, लेकिन जब बाद में जब उसकी अवेलेबिलिटी हो गई और उसके चार्जेस कम हो गए तो आपको वो कम भी करना चाहिए। दैट इज द ह्यूमैनिटी, वो सबको पालन करना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी है। नवनीत भाई, मैं आपके पास आऊंगा। नवनीत भाई, हमने जिक्र करा, मेरा सवाल वही मूल सवाल है कि ये कैसे रुकेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इंसानी जिंदगी है। हमने उस दौर के अंदर ये भी देखा कि इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कई हॉस्पिटल में कहा कि हम आपका इंश्योरेंस मेडिक्लेम लेने को तैयार नहीं है। इस तरह की खबरें आपने और मैंने कई बार खुद भी रिपोर्ट की है। नवनीत जी, देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों को भी उम्मीद नहीं थी कि इस महामारी में इतना ज्यादा भुगतान हमको करना पड़ेगा, और उसी के बाद ये हुआ कि स्टार हेल्थ सहित जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां थी उनका भुगतान इतना करोड़ों में अरबों में पहुंच गया कि उनको लगा कि इसको तुरंत बंद कर दो। इसलिए आप सेकंड वेव के बाद में, मैं खुद कम से कम 3 बार बोल चुका हूं कि यार अपने को ये इंश्योरेंस कराना है सबका, पर कोई इसके लिए तैयार नहीं हो रही एजेंसी की भैया हम लाओ इसके लिए, हम इंश्योरेंस करने को तैयार है, और हो रही है। तो इतना बल्क पेमेंट चाह रही है वो आपसे कि अब आपके आपके बूते में नहीं कि आप उसको पेमेंट को भर पाए, पहली बात। दूसरी बात, इस मामले में जो हम आप कह रहे हो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पर रोक कैसे लग सकती है। देखिए, इस पर रोक ऐसे लग सकती है कि सरकार को इसका एक रेट फॉर्मेट फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान के लिए आपने सब रेट फिक्स कर रखे हैं कि भैया हाथ पांव टूटे तो इतने पैसे लगेंगे, बुखार आया तो इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। आपको कोरोना के इलाज के लिए मैक्सिमम एक रेट फिक्स करना पड़ेगा कि भैया ये रेट है, इससे ऊपर कहीं बिल जा रहा है अगर, तो हम आपको तुरंत जो है एग्जैक्टली। इसके मामले में बोल सकते हैं, तभी हम इसको रोक लगा नवनीत भाई, पाएंगे। बहुत बहुत वैलिड वैलिड बात आपने कही है। वक्त का तकाजा है, थोड़ा सा वक्त कम है। मैं एक आखिरी कमेंट आप तीनों से ले लूंगा। जीतू भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जीतू भाई, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष जारी है। किस तरह की कार्रवाई देखते हैं, जहां जो दिक्कतें हुई, जिन लोगों को जो पीड़ित है, उन लोगों के साथ में उनको न्याय दिलाने के लिए आप कहां तक आगे जा रहे हैं? हमारा उद्देश्य पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहना, उनके दुख दर्द में साथ देना। हम सरकार से आग्रह करके, निवेदन कर कर और जो बनता है वह कर कर उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए सदैव खड़े रहेंगे। हमारा संगठन जब तक पीड़ित परिवार की मदद करके संतुष्ट नहीं होता, जब तक हमारा संगठन सतत काम करता रहेगा। और जो हॉस्पिटल इस कोरोना काल और किसी भी प्रकार के समय जाति या लूट करते हैं, ऐसे हॉस्पिटलों को निश्चित रूप से उसके बारे में बात की जाएगी। और जीतू भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, नवनीत भाई आप जुड़े, डॉक्टर द्विवेदी आप जुड़े। अहम मुद्दा यही है कि जब बात आपके और मेरे सरोकार की हो तो हम करेंगे खुल के बात, क्योंकि ये मंच आपके सरोकारों के लिए खड़ा है। कुछ आज सेकंड के में ले कार्यक्रम लूं में इतना ही। शान भाई, कुछ सेकंड में बोलना चाह रहा था। कोविड का जो गाइडलाइन है जो भारत सरकार बनाती है उसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइन में कास्ट गाइडलाइन भी हो जानी चाहिए। उससे आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कोविड गाइडलाइन बनाती है तो उतनी ही तत्परता से, उतनी ही कड़ाई के साथ कोविड की कास्ट गाइडलाइन का बनाया जाना और उसका पालन कराया जाना, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, सो दैट कि हम अगली जो लहर आने वाली है उसमें पब्लिक को हेल्प कर सके।